हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। आज हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सच कहूँ तो जब मैंने इस डीप डाइव के लिए अपने नोट्स को गो थ्रू किया ना, तो मुझे एक बहुत ही माइंड बेंडिंग रियलाइजेशन हुई। राइट। हम सबको पता है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। दैट इज लाइक बेसिक साइकोलॉजी। पर इन सोर्सेस को पढ़ने के बाद जो सबसे शॉकिंग बात समझ आई वो ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली कितना लिटरल है। हाँ, लिटरल एज इन वो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग्स निकालता है। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे हम सबके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना, एक लिटरली लिमिटलेस ट्रेजर हाउस छुपा हुआ है और हम लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में बहाने और सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। हाँ, मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर कंप्लीटली अंडर अप्रिशिएट करते हैं। हम सबके पास टेक्निकली देखा जाए तो एक ही दिमाग है। हाँ। लेकिन उस एक दिमाग के जो दो हिस्से हैं या दो फंक्शंस हैं, इनका काम करने का तरीका एक दूसरे से इतना ज्यादा अलग है कि इट फील्स लाइक टू कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटीज। अच्छा, जैसे कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाओ। मतलब इस मैकेनिज्म को समझने के लिए ना, वो समुद्री जहाज यानी एक मैसिव शिप वाला एग्जाम्पल सबसे परफेक्ट है। अगर हम एक ओशन लाइनर को इमेजिन करें तो उसका एक कैप्टन होता है। राइट, जो सबसे ऊपर होता है। हाँ, वो कैप्टन ऊपर डेक पर ब्रिज में खड़ा होता है। उसे पूरा समंदर दिखता है, वो आसपास का मौसम देखता है, डायरेक्शन तय करता है और ऑर्डर्स देता है। ये जो कैप्टन है बेसिकली ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिक लगाता है, जो देखता और समझता है। ओके, तो वो शिप को कंट्रोल कर रहा है। सुपरफिशियली हाँ, पर उसी शिप के बिल्कुल बॉटम में जहां गुप अंधेरा होता है, वहां एक इंजन रूम होता है। राइट, और इंजन रूम में जो क्रू काम कर रहा है उन्हें तो बाहर का कुछ दिखता ही नहीं है। दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। वो सिर्फ मशीन्स के बीच में है। एग्जैक्टली। इंजन रूम में जो लोग हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि शिप कहाँ जा रहा है, बाहर तूफान है या शांत समुंदर। वो बस ब्लाइंड है। हाँ, वो लोग बस गेजेस देखते हैं, डायल्स मॉनिटर करते हैं और ऊपर बैठे कैप्टन के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अगर कैप्टन ऊपर से ऑर्डर देके फुल स्पीड अहेड, तो इंजन रूम वाले ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे कि बॉस आगे आइसबर्ग तो नहीं है, हम टकरा तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल, वो बस इंजन की स्पीड बढ़ा देंगे। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा खतरा यही है, वो कभी सवाल नहीं पूछता। वेट, ये तो एक्चुअली बहुत स्कैरी इंसाइट है ना? मतलब वो बस ऑर्डर्स फॉलो करता है, चाहे वो ऑर्डर शिप को सेफली फार्बर तक ले जाए या उसे डुबा दे। अगर हम अपने इंजन रूम में कॉन्स्टेंटली गलत ऑर्डर्स भेज रहे हैं तो वो बिना एक सेकंड सोचे हमें डुबा देगा। उसमें अपना खुद का कोई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या कॉमन सेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसका कॉमन सेंस जीरो है। और यही सबसे बड़ी कैच है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। राइटर ने कमाल की बात कही है इस पावर ऑफ सजेशन के बारे में, जो दिमाग के इस ब्लाइंड ओबीडियंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। अच्छा, क्या बात कही है? वही शिप वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस सेलर यानी एक पुराना नाविक डेक पर खड़ा है। तुम उसके पास जाओ और बहुत सीरियस होकर कहो, यार तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ रहा है, तुम बहुत बीमार लग रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें सी सिकनेस होने वाली है। तो वो क्या करेगा? वो तो पक्का हंसेगा। एग्जैक्टली, वो बहुत जोर से हंसेगा तुम्हारी बात पर, क्योंकि उसके कॉन्शियस माइंड यानी उसके कैप्टन को पता है कि उसे समुंदर की आदत है, उसे सी सिकनेस नहीं होती। मेक सेंस, उसको तो बरसों की आदत है। हाँ, उसका कॉन्शियस माइंड इस नेगेटिव सजेशन को वहीं के वहीं रिजेक्ट कर देगा और इंजन रूम तक ऑर्डर जाएगा ही नहीं। उसका कैप्टन बेसिकली उस थॉट को ब्लॉक कर लेगा। लेकिन कहानी यहाँ बदलती है। अगर तुम यही एग्जैक्ट सेम बात उस जहाज पर आए किसी आम पैसेंजर से कहो जो अपनी लाइफ में पहली बार शिप पर ट्रैवल कर रहा है, तुम उससे कहो तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है, तुम्हें सी सिकनेस होने वाली है, तो क्या होगा? वो सच में बीमार पड़ जाएगा। उसको लिटरली चक्कर आने लगेंगे और उल्टियां शुरू हो जाएंगी। नो वे, सिर्फ एक बात कहने से, लिटरली सिर्फ किसी के बोलने से और सुनने से एक हेल्दी बॉडी कंप्लीटली बीमार हो जाएगी विद इन मिनट्स। हाँ, ये एक्चुअली फिजिकली कैसे पॉसिबल है? मतलब यही तो साइकोसोमैटिक कनेक्शन है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और हमारे डर पर तुरंत रिएक्ट करता है। उस नए पैसेंजर के अंदर पहले से एक अनकॉन्शियस डर छुपा हुआ था कि मैं पहली बार शिप पर हूं, मुझे कुछ होना जाए। ओह, उसको पहले से डाउट था। एग्जैक्टली। तुम्हारे सजेशन ने उस डर को ट्रिगर कर दिया। उसके कॉन्शियस माइंड ने सरेंडर कर दिया और इंजन रूम को ऑर्डर पास कर दिया कि हमें सी सिकनेस हो रही है। वाओ। और एक बार जब ऑर्डर इंजन रूम में चला गया तो नर्वस सिस्टम ने बॉडी का इक्विलिब्रियम बिगाड़ दिया, स्टमक एसिड्स को ट्रिगर कर दिया और बॉडी ने वैसा ही फिजिकल रिएक्शन देना शुरू कर दिया। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी का मिक्स है।
ओ माई गॉड, माई माइंड इज लिटरली ब्लोन राइट नाउ। अगर इसको हम डेली लाइफ में अप्लाई करें तो हम लोग दिन भर में कितनी ऐसी नेगेटिव बातें सुनते हैं और सबसे बुरी बात खुद से बोलते हैं। बिल्कुल। मैं फेल हो जाऊंगी, मेरा तो लकी खराब है, मुझसे ये इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। बेसिकली हम खुद ही अपने इंजन रूम को डुबाने के आखिरी ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। हम खुद ही अपने आइसबर्ग हैं। सही पकड़ा, हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और इस डर का, इस इंटरनल पैनिक का एक बहुत ही बढ़िया और वेल डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल एनरिको करूसो की स्टोरी में मिलता है। एनरिको करूसो, ये कौन थे? वो अपने जमाने के एक बहुत ही महान और लेजेंडरी ओपेरा सिंगर थे। एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर जाने से ठीक पहले उन्हें इतनी ज्यादा घबराहट हुई, उनका स्टेज फ्राइट इतना एक्सट्रीम हो गया कि उनके गले में लिटरल पैरालिसिस जैसा अटैक आ गया। वेट, व्हाट? एनरिको करूसो को स्टेज फ्राइट? उनके वोकल कॉर्ड्स के मसल्स पूरी तरह से ऐंठ रहे, पसीना छूटने लगा और उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी। उन्हें लगा कि वो गा ही नहीं पाएंगे और बाहर बैठे हजारों लोग उन पर हंसेंगे। I mean, वो तो उस वक्त के सबसे बड़े लेजेंड थे ना, उनको इस लेवल का पैरालिसिस कैसे हो गया? उनका इंजन रूम तो वेल ट्रेन्ड होना चाहिए था। डर किसी को भी पैरालाइज कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा लेजेंड क्यों ना हो। जब कॉन्शियस माइंड पैनिक करता है ना, तो वो इंजन रूम में केओस फैला देता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी मसल्स को लॉक कर देती है। ओ, तो उनका बॉडी लॉक हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल किया, वो समझने वाली बात है। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने स्टेज के पीछे ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर बहुत जोर से चिल्लाया, "The little me wants to strangle the big me within." The little me, यानी जो छोटा मैं है वो उस बड़े मैं का गला घोटना चाहता है। और फिर उन्होंने फिजिकली अपने उस डर को, यानी अपने लिटिल मी को ऑर्डर दिया, गेट आउट, बड़ा मैं अब गाने वाला है। अच्छा, ये छोटा मैं और बड़ा मैं का कॉन्सेप्ट तो बहुत कैची है। तो अगर मैं इसको डिकोड करूं तो लिटिल मी उनका कॉन्शियस डर और ईगो था जो पैनिक कर रहा था, राइट। और बिग मी उनका इंजन रूम, उनकी सबकॉन्शियस पावर थे। एग्जैक्टली। मतलब जैसे ही उन्होंने अथॉरिटी के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ उस कॉन्शियस डर को भगाया और ओवररूल किया, उनका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक्टिवेट हो गया। उन्होंने कंट्रोल वापस ले लिया। हाँ, उन्होंने अपने कैप्टन को एक क्लियर, पॉजिटिव और पावरफुल ऑर्डर दिया जिसने नर्वस सिस्टम को शांत कर दिया। वोकल कॉर्ड्स के मसल्स रिलैक्स हो गए और जब वो स्टेज पर गए तो उन्होंने इतना बेहतरीन और फ्लॉलेस गाना गाया कि लोग दीवाने हो गए। उन्होंने अपने इंजन रूम को टेक ओवर करने का मौका दे दिया। ये तो किसी इंटेंस मूवी के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा है। एक ड्रामेटिक पॉज और फिर परफॉर्मेंस। बिल्कुल। लेकिन यार, एक डीप सवाल है मेरे दिमाग में। स्टेज फ्राइट एक साइकोलॉजिकल चीज है और वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स करना मस्कुलर टेंशन की बात है। अगर ये इंजन रूम इतना पावरफुल है कि इमीडिएट पैरालिसिस ठीक कर सकता है, तो क्या ये हमारी एक्चुअल फिजिकल हेल्थ को, लाइक बॉडी की बड़ी और सीरियस बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकता है? अच्छा सवाल है। सेल्यूलर लेवल पर कुछ चेंज हो सकता है क्या? ये सवाल बिल्कुल पॉइंट पर है। बेसिकली तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे 7 दिन काम करता है। जब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब क्या उनका कॉन्शियस माइंड उन्हें जिंदा रखता है? नहीं, नींद में तो हम अवेयर नहीं होते। तब भी दिल धड़कता है, लंग्स सांस लेते हैं, खाना पच रहा होता है, बाल बढ़ रहे होते हैं और सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन कंट्रोल कर रहा है? कैप्टन तो सो रहा है ना? राइट। आई नेवर रियली थॉट अबाउट इट लाइक दैट। कॉन्शियस माइंड तो सोते वक्त एकदम ऑफ हो जाता है। हम तो सांस लेना भी कॉन्शियसली याद नहीं रखते। ये सारा का सारा बैकग्राउंड ऑपरेशन इंजन रूम कंट्रोल कर रहा है। हमारी पूरी अस्तित्व सबकॉन्शियस के भरोसे हैं, और इसीलिए क्योंकि सबकॉन्शियस बॉडी को बनाता और मेंटेन करता है, वो बॉडी को हील भी कर सकता है। ओके, तो इसका कोई प्रूफ या एग्जाम्पल है सोर्सेज में? इसमें एक केस आती है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। उन्होंने खुद का एक पर्सनल एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट किया है। उन्हें स्किन की एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी हो गई थी, जिसे मेडिकल टर्म्स में सारकोमा कहते हैं। ओह, दैट साउंड्स वेरी सीरियस। बहुत। डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से सारी कोशिश की, स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिए, पर कुछ ठीक नहीं हो रहा था। कंडीशन और खराब हो रही थी। तब उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ली और अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर का यूज करने का फैसला किया। तो उन्होंने बेसिकली अपने इंजन रूम से बात की? हाँ, उन्होंने एक सिंपल सी प्रार्थना, एक एफर्मेशन बनाई और दिन में कई बार पूरे डीप विश्वास के साथ उसे रिपीट करना शुरू किया। उनका कोर बिलीफ ये था कि जिस सुप्रीम इंटेलिजेंस ने मेरी इस बॉडी को बनाया है,
वही इंटेलिजेंस इस बॉडी को ठीक भी कर सकती है। ये तो बहुत पावरफुल थॉट है। उन्होंने अपने इंजन रूम को कॉन्स्टेंटली सेल रीजेनरेशन का ऑर्डर दिया और रिजल्ट क्या था? सिर्फ 3 महीने के अंदर वेट, डोंट टेल मी, ठीक हो गए बिना किसी और इन्वेसिव ट्रीटमेंट के? पूरी तरह से ठीक हो गए। उनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी हो गई। और ऐसे और भी कई हैरान करने वाले केसेस हैं सोर्सेज में। सच में? एक और प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है मैडम बेस्टेरे का, जिनकी आंखों की नसें यानी उनकी ऑप्टिक नर्व्स पूरी तरह से मर चुकी थी, एट्रोफी हो चुकी थी, वो परमानेंटली अंधी हो चुकी थी। ओह नो। लेकिन वो एक मशहूर हीलिंग श्राइन पर गई। वहां उनका जो इमोशनल स्टेट था, उनका अंधविश्वास और उनका पक्का यकीन इतना स्ट्रांग था कि उनकी डेड ऑप्टिक नर्व्स वापस रीजनरेट हो गई और उन्हें फिर से दिखने लगा। वेट, व्हाट? मेडिकल साइंस के पास इस फिनोमेना का कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। उन्होंने इसको फेथ हीलिंग का नाम दे दिया। यार ये थोड़ा मुश्किल है, इजी करके बताओ। आई मीन डेड नर्व्स का वापस जिंदा हो जाना, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये कैसे पॉसिबल है सिर्फ सोचने भर से? मुझे ना थोड़ा और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका, अदरवाइज ये प्योरली मैजिक साउंड करता है। मतलब इसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर एक देसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड गैस स्टोव पर रखे एक चाय के बर्तन की तरह है। ओके, चाय का बर्तन, गॉट इट। उस स्टोव का काम बस आग देना और उबालना है। अब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड यानी तुम्हारा कैप्टन उस बर्तन में पानी, पत्तियां और दूध डालता है। अगर तुम उस बर्तन में डर, गुस्से का या किसी डीप नेगेटिविटी का खराब और फटा हुआ दूध डाल दोगे तो चाय तो फटेगी ही ना। सबकॉन्शियस माइंड यानी वो स्टोव ये नहीं सोचता कि चाय खराब बनेगी या अच्छी बनेगी। राइट, उसको बस उबालना आता है। उसमें गुड या बैड का फिल्टर नहीं है। वो बस उस इमोशन को उबाल देता है, प्रोसेस कर देता है और बॉडी में केमिकल्स रिलीज कर देता है। अगर तुम उसमें एब्सोल्यूट फेथ, पॉजिटिविटी और डीप कन्विक्शन का अच्छा दूध डालोगे तो ब्रेन ऐसे न्यूरोपेप्टाइड्स और हीलिंग हार्मोन्स रिलीज करेगा जो डायरेक्टली सेल्यूलर रिपेयर को ट्रिगर करते हैं। तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ओह, ओके, दैट मेक्स इट सो मच क्लियरर। बेसिकली इंजन रूम एक न्यूट्रल प्रोसेसर है, एकदम रॉ प्रोसेसिंग पावर। जो डालोगे वही मल्टीप्लाई और उबल कर बाहर आएगा। ये देसी चाय की एनालॉजी एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट थी, है ना? हम डर और गुस्से का फटा हुआ दूध डालते हैं और फिर रोते हैं कि हमारी लाइफ की चाय फट क्यों गई। बिल्कुल। और सबसे इंट्रिगिंग बात यह है कि यही सेम प्रिंसिपल सिर्फ इंटरनल हेल्थ पर अप्लाई नहीं होता। ये लाइफ के एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जिंदगी के हर हिस्से पर पावरफुली लागू होता है। ओके, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब अब मैं यहाँ अपना दिमाग लगा रही हूँ, क्या हम इस सेम ब्लाइंड इंजन रूम से अमीर भी बन सकते हैं? आई मीन हील करना बॉडी के अंदर की बात है, बायोलॉजी है, पर फाइनेंसेस और सक्सेस तो सोसाइटी में, दुनिया में होते हैं। पैसे का भी कोई कनेक्शन है क्या इस इंजन रूम से? पैसा और सफलता दोनों का सीधा बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है इंजन रूम से, क्योंकि वेल्थ बेसिकली हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने के तरीके से बनती है। राइटर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ब्लैंक चेक्स का। ब्लैंक चेक्स, पैसे वाले ब्लैंक चेक्स। मतलब जब हम लोग रोजाना आम बातचीत में कहते हैं ना, मैं इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता या मेरे पास वेकेशन के लिए पैसे नहीं है, तो हम असल में अपने सबकॉन्शियस माइंड को गरीबी का एक ब्लैंक चेक साइन करके दे रहे होते हैं। ब्लैंक चेक? वेट, गरीबी का ब्लैंक चेक कैसे? हम तो बस अपना सच बोल रहे होते हैं ना। कॉन्शियसली शायद तुम एक फैक्ट स्टेट कर रही हो, पर मैंने पहले क्या कहा था, सबकॉन्शियस माइंड कभी मजाक नहीं समझता और वो लिटरल होता है। ओह राइट। अगर तुम बहुत कन्विक्शन से कहोगी कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इंजन रूम सोचेगा ठीक है बॉस, कैप्टन का ऑर्डर मिल गया कि हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? हमारा ब्रेन हमारी रियलिटी को फिल्टर करना शुरू कर देगा। वो ऐसे आइडियाज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज और ऐसे सॉल्यूशंस को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा जो तुम्हें वो चीज अफोर्ड करने में मदद कर सकते थे। वो तुम्हारे बिहेवियर को ऐसा बना देगा कि तुम सच में उस चीज को कभी खरीद ही नहीं पाओगी। वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। कर अपने ब्रेन की अपॉर्चुनिटी देखने की कैपेसिटी को शट डाउन कर देते हैं और सच में गरीब बने रहते हैं। ये तो सेल्फ सैबोटेज का एक्सट्रीम लेवल हो गया। यही तो प्रैक्टिकल सच है साइकोलॉजी का। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए इन सोर्सेज में एक जवान लड़की की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी दी गई है। उस लड़की को क्रिसमस हॉलीडेज के लिए न्यूयॉर्क से बफलो जाना था। ओके। उसने एक दिन एक बहुत ही हाई एंड स्टोर की विंडो में एक बहुत महंगा और खूबसूरत ट्रैवल बैग देखा। उसका दाम उसकी पॉकेट से बिल्कुल बाहर था। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके दिमाग में पहला इंस्टिंक्टिव ख्याल यही आया कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बहुत महंगा है। जो हम सब सोचते हैं। लेकिन तभी उसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस का रूल याद आ गया। हाँ,
लेट मी गेस, उसने वो नेगेटिव सेंटेंस पूरा नहीं होने दिया, उसने अपने कैप्टन को रोका। एग्जैक्टली उसने उस डिस्ट्रक्टिव ऑर्डर को वहीं बीच में टोक दिया और उसकी जगह उसने एक नया पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। उसने स्टोर विंडो के बाहर खड़े होकर खुद से कहा, ये बैग मेरा है, ये बिक चुका है, मैं मेंटली से एक्सेप्ट करती हूँ। वाओ, इतना कॉन्फिडेंस। और उसने उस फीलिंग को पूरी तरह एब्जॉर्ब किया, जैसे वो सच में उसकी प्रॉपर्टी बन चुका है। और तुम हैरान रहोगी सुनकर, उसी दिन सुबह 10 बजे उसने ये सब प्रैक्टिस किया था और उसी रात को 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे ठीक वही बैग, वही सेम डिजाइन और कलर क्रिसमस गिफ्ट के रूप में दे दिया। अच्छा, ये तो कंप्लीटली किसी जादू की तरह साउंड करता है। आई मीन, सुबह सोचा कि बैग मेरा है और रात को बैग एग्जैक्टली हाथ में आ गया। इज इट एक्चुअली दैट फास्ट? अगर यकीन गहरा हो तो हाँ। पर यार, एक रियलिटी चेक वाली बात बताओ। दिन भर में हमारा कैप्टन यानी हमारा कॉन्शियस माइंड इतना शोर मचाता रहता है, ये नहीं हो सकता, ये इम्प्रैक्टिकल है, तू पागल है क्या, बग कहाँ से आएगा। अगर उसके बीच मुझे अपने इस इंजन रूम से डायरेक्ट बात करनी है, तो इसका सबसे आइडियल और इफेक्टिव टाइम क्या होता है, ताकि इंजन रूम मेरी बात सुने और वॉचमैन मुझे ब्लॉक ना करे? ये क्वेश्चन इस पूरे डिस्कशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा है, क्योंकि दिन में अफर्मेशंस बोलना बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता। बेसिकली इस ब्लाइंड इंजन रूम तक अपने सीक्रेट ऑर्डर्स पहुंचाने का सबसे सही समय वो होता है जब हम ठीक सोने वाले होते हैं। सोने वाले होते हैं? हाँ, जो नींद और जागने के बीच का ट्रांजिशनल फेज होता है। उस वक्त क्यों? ऐसा क्या बदल जाता है दिमाग में उस वक्त? मतलब इसको ऐसे सोचो कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वॉचमैन की तरह है, जो इंजन रूम के गेट पर ड्यूटी दे रहा है। दिन भर वो वॉचमैन फुल अलर्ट मोड में रहता है। वो हर थॉट को चेक करता है, उस पे लॉजिक लगाता है, डाउट्स क्रिएट करता है और किसी भी नई या अनबिलीवेबल चीज को अंदर जाने से रोक देता है। राइट, दिन भर लॉजिक चलता है। लेकिन जब हम रात को नींद की आगोश में जा रहे होते हैं, वो जो थोड़ी सी ऊँघने वाली ड्राउजी स्टेट होती है, जिसे साइंस हाइप्नोगॉजिक स्टेट भी कहती है, तब वो स्ट्रिक्ट वॉचमैन सो रहा होता है। उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और इंजन रूम का गेट कंप्लीटली खुला होता है। ओह, आई सी। उस आधी नींद के वक्त अगर तुम कोई बात कहोगी, तो वो बिना किसी लॉजिकल रेजिस्टेंस, बिना किसी क्रॉस क्वेश्चन के सीधा इंजन रूम में डीपली प्लांट हो जाएगी। मैं अपने सीक्रेट ऑर्डर्स बाईपास करके अंदर डालने हैं। ये तो लिटरली किसी हाई स्टेक स्पाई मूवी का इन्फिल्ट्रेशन प्लॉट लग रहा है। पर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ऑर्डर्स देने कैसे हैं? मुझे कोई कॉम्प्लेक्स लाइंस बोलनी पड़ेंगी क्या? बिल्कुल नहीं। कॉम्प्लेक्स लाइंस तो कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर देंगी। इसके लिए स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक में किसी लंबे चौड़े ग्रामर वाले सेंटेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। किसी एक सिंगल वर्ड को जो तुम्हारी सबसे डीप डिजायर को प्रेजेंट करता हो, उसे पकड़ लो। सिर्फ एक वर्ड? हाँ, जैसे अगर तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो सिर्फ वेल्थ, या किसी लाइफ प्रॉब्लम का हल चाहिए तो आंसर या पीस। और उस हिप्नोगॉगिक स्टेट में नींद में जाने से ठीक पहले उस एक सिंगल वर्ड को किसी लोरी की तरह, ललबाई की तरह बार बार बहुत ही प्यार, शांति और विश्वास के साथ दोहराना शुरू कर दो। ओके, तो जैसे छोटे बच्चे को लोरी सुनाते हैं रिलैक्स करने के लिए, वैसे ही अपने इंटरनल माइंड को ललबाई सुनानी है। वेल्थ वेल्थ वेल्थ, बिना किसी टेंशन के। हाँ, एग्जैक्टली। इतना ही एफर्टलेस होना चाहिए। इसका एक बहुत ही सटीक और हार्ट वार्मिंग एग्जाम्पल एक 75 साल की विधवा महिला का है। वो बिल्कुल अकेली थी और एक बहुत ही छोटी सी लिमिटेड पेंशन पर अपना गुजारा कर रही थी। उन्हें लाइफ के स्टेज पर एक इमोशनल सहारा चाहिए था, एक लाइफ पार्टनर की चाहत थी। अच्छा। उन्होंने इस स्लीपिंग टेक्निक का यूज किया। वो रोज सोने से पहले खुद को उस अल्फा स्टेट में ले जाती और खुद से फील करके कहती थी कि मैं डीपली सुरक्षित हूं और मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे, समझदार और आत्मिक इंसान से हो चुकी है। उन्होंने इस पूरी फीलिंग को बार बार महसूस किया, जैसे कि ये उनकी लाइफ का प्रेजेंट रियलिटी बन चुका हो। और फिर क्या हुआ? आई मीन 75 की एज में सोसाइटी वैसे भी उम्मीद छोड़ देती है ऐसी चीजों की। उन्हें सोसाइटी के रूल से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते तक पूरे कन्विक्शन के साथ ये लुलबाई प्रैक्टिस की और फिर एक दिन एक लोकल फार्मेसी यानी दवाई की दुकान पर कोइंसिडेंटली उनकी मुलाकात एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से हुई। ओह वाव! वो इंसान बिल्कुल वैसे ही थे जैसी उस महिला ने इंजन रूम को डिटेल्स दी थी। बहुत ही समझदार, शांत और नेक। वो दोनों बातों में इतना कनेक्ट हो गए कि एक ही हफ्ते में उस फार्मासिस्ट ने उन्हें फॉर्मली मैरिज प्रपोज कर दिया और वो दोनों यूरोप अपने रोमांटिक हनीमून पर गए। वेट, व्हाट?
2 हफ्ते में कैजुअली फार्मेसी में मिली और तीसरे हफ्ते सीधा यूरोप में हनीमून। मेरा दिमाग सच में घूम गया है अभी इसको सुनकर। ये टोटली अनबिलीवेबल लगता है। सुनने में मैजिक लगता है, पर ये साइंस है। पर जब मैं इसको इंजन रूम के ब्लाइंड लॉजिक से देखती हूँ तो समझ आता है कि हमारा इंटरनल सिस्टम कितना कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है अगर हमें फाइनली उसे सही ऑर्डर्स देना आ जाए। मतलब इसीलिए तो इस टॉपिक को शुरुआत में ट्रेजर हाउस कहा गया था। वो पूरी की पूरी अनलिमिटेड पावर, वो इंजन रूम हम सबके अंदर पहले से मौजूद है। बस लोग उस कॉन्शियस वॉचमैन की ओवरथिंकिंग, उस कैप्टन के डर और एक्सेसिव लॉजिक की वजह से कभी उस पावर को एक्सेस ही नहीं कर पाते। ट्रू, बहुत ट्रू। हम बेसिकली पूरी जिंदगी डर और नेगेटिव थॉट्स का फटा हुआ दूध उबालते रहते हैं और फिर आसमान की तरफ देखकर रोते हैं कि हमारी जिंदगी की चाय आखिर फट क्यों गई। Honestly, it makes so much profound sense now. It really does. हम लोग अपने डेली डर से, अपनी छोटी छोटी हार्मलेस लगने वाली नेगेटिव सेल्फ टॉक से अपना खुद का कितना मैसिव नुकसान करते हैं। आज इस गहरी चर्चा के बाद मैं एक सॉलिड रेजोल्यूशन लेने वाली हूँ। मैं कल सुबह उठकर एक सबसे बड़ा पर्सनल चेंज लाने वाली हूँ अपनी रूटीन में। अच्छा, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या चेंज करने वाली हो कल सुबह से? मैं कल सुबह उठते ही अपना फोन चेक करके दुनिया भर की नेगेटिव न्यूज नहीं देखूंगी। अक्सर हम उठते ही डिजास्टर्स, इकोनॉमिक क्रैशिंग और टेंशन पढ़कर अपना दिन शुरू करते हैं। उस वक्त भी वॉचमैन नींद में ही होता है ना, ग्रॉगी सा। हाँ, बिल्कुल। सुबह उठते वक्त भी स्टेट वैसी होती है। मुझे अब अपने उस खुले हुए इंजन रूम में सुबह सुबह फियर और पैनिक के खराब बीज बिल्कुल नहीं डालने हैं। आई एम कंप्लीटली कटिंग आउट द मॉर्निंग नेगेटिविटी। ये एक्चुअली एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टेप है। मॉर्निंग और नाइट दोनों वक्त सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। मतलब सच कहूं तो मैं भी इस डिस्कशन से इतना इंस्पायर हुआ हूं कि आज रात से ही सोने से पहले उस स्लीपिंग टेक्निक को सीरियसली ट्राई करने वाला हूं। ओह नाइस। मैं उस वॉचमैन के सोते ही उस हिप्नोगॉजिक स्टेट में अपने इंजन रूम में वेल्थ और पीस वर्ड को एक काम लोरी की तरह दोहराना शुरू करूंगा। देखते हैं ये ब्लाइंड मशीन क्या और कैसे जादू करती है। यस, मैं भी ट्राई करूंगी स्लीपिंग टेक्निक। देखते हैं हमारे इंजन रूम्स क्या मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। आज रात जब आंख बंद हो रही होगी तो ये जरूर सोचना कि तुम्हारा कैप्टन उस आखिरी ड्राउजी मोमेंट में अंधेरे इंजन रूम को फाइनली क्या ऑर्डर दे रहा है, डर का या यकीन का। इस आज के पॉडकास्ट से विदा लेते हैं।